अमर बेल। अलीज़ा, जुनैद का फ़ोन है, वो तुमसे बात करना चाहता है। वो नाश्ता करने के लिए लाउंज में दाखिल हो रही थी जब नानो ने उसको मुखातिब किया। वो फ़ोन का रिसीवर हाथ में थमे हुए थी। अलीज़ा एक लहजे के लिए टटकी और फिर उनकी तरफ बढ़ आई। सोफे पर बैठकर उसने नानो के हाथ से रिसीवर ले लिया। वो हैरान थी। जुनैद आमतौर पर इस वक्त फ़ोन नहीं किया करता था। हेलो, उसने रिसीवर थामते हुए माउथ पीस में कहा। कैसी हो अलीज़ा? दूसरी तरफ से वही नरम पिचकारती हुई आवाज़ सुनाई दी जिसकी अब वो कुछ आदी हो गई थी। मैं ठीक हूँ। आपने इस वक्त फ़ोन कैसे किया? तुम्हें हैरानी हो रही है, जुनैद ने खुशगवार लहजे में कहा। किसी हद तक। तुम्हें लंच पर ले जाना चाह रहा था, उसने किसी तमहीद के बगैर कहा। आप रात को मुझे बता देते जब आपने मुझे कॉल की थी। इस वक्त मुझे याद नहीं रहा, फ़ोन बंद कर दिया। तब याद आया, फिर मैंने सोचा कि दोबारा कॉल करना ठीक नहीं। मैं सुबह कर लूँगा, इसीलिए तुम्हें अब कॉल कर रहा हूँ, जुनैद ने बताया। वो कुछ सोच में पड़ गई। तुम्हारा लंच आवर कब शुरू हो रहा है? उसे खामोश पकड़ जुनैद ने पूछा। 1 बजे, अलीज़ा ने कहा। ठीक है, फिर मैं ऑफिस से 12:30 बजे निकलता हूँ। आधे घंटे में तुम्हारे ऑफिस पहुँच जाऊँगा, जुनैद ने प्रोग्राम तय करते हुए कहा। तुम लंच आवर शुरू होते ही बाहर आ जाना, हम किसी करीबी रेस्टोरेंट में लंच कर लेंगे, फिर मैं तुम्हें वापस ड्रॉप कर दूँगा। मगर आज तो मैं लंच करना ही नहीं चाह रही थी, अलीज़ा ने कहा। क्यों? आज खासा मसरूफ़ दिन गुजरेगा ऑफिस में, शायद 1-2 फंक्शंस कवर करने के लिए भी जाना पड़े, तो लंच आवर तो निकल ही जाएगा, उसने माज़रत ख़्वाहाना अंदाज में कहा। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर जुनैद ने कहा। तुम्हें यकीन है कि तुम किसी तरह भी कुछ वक्त नहीं निकाल सकती? अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं आपसे कभी नहीं कहती, अलीज़ा ने कहा। हम किसी और दिन लंच कर लेते हैं, उसने फौरी तौर पर एक मुतबादिल हल पेश किया। ठीक है, किसी और दिन लंच कर लेते हैं। आप बता दीजिए कि आप किस दिन दस्तयाब होंगी। अलीज़ा उसकी बात पर मुस्कुराई। वो उसे आप उसी वक्त कहता था जब वो खासे खुशगवार मूड में होता था। कल चलते हैं, अलीज़ा ने अपनी घड़ी पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। कल? 1 मिनट, मैं ज़रा अपना शेड्यूल देख लूँ। मुझे लगता है कल मैं ऑफिस से निकल नहीं सकूँगा, अलीज़ा ने उसे बड़बड़ाते सुना। फिर कुछ देर खामोश रही। चंद मिनटों के बाद जुनैद की आवाज़ दोबारा आई। कल मुमकिन नहीं होगा अलीज़ा, परसों चलते हैं। परसों मेरे पास खासा वक्त होगा। ठीक है, फिर परसों ही चलते हैं। आपसे मैंने एक काम कहा था, आपको याद है? अलीज़ा को बात करते करते अचानक याद आया। ना सिर्फ याद है, बल्कि मैं पहले ही आपका काम कर चुका हूँ। 2 दिन में मैंने वो नक्शा मुकम्मल कर लिया था। अब मैंने अपने एक असिस्टेंट को उसे दिया है ताकि एक दफ़ा दोबारा उसे देख ले। मुझे उम्मीद है आज या कल तक वो ये काम कर देगा, फिर मैं तुम्हें सारे पेपर्स भिजवा दूँगा। मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, अलीज़ा ने खुशगवार अंदाज में कहा। यकीनन, इसमें तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं, दूसरी तरफ से जुनैद ने बड़ी संजीदगी से कहा। बल्कि बेहतर है तुम मुझे शुक्रिया का एक कार्ड भिजवा दो। फॉर्मेलिटी अच्छी होती है, उससे मेरे जैसे बंदे को अपनी औकात का पता चलता रहता है, वो उसी संजीदगी से कहता गया। अलीज़ा भी इख्तियार हंसी। एक कार्ड ठीक रहेगा? उसने ज़ाहिर संजीदगी के साथ जुनैद से पूछा। हाँ, ठीक रहेगा, गुजारा हो जाएगा। जुनैद की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा, मैं भिजवा दूँगी, और बहुत शुक्रिया। क्या मुझे माय प्लेयर कहना चाहिए? वो अब उससे पूछ रहा था। वेल, कहने में कोई हर्ज नहीं, उसने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसी संजीदगी के साथ कहा। माय प्लेयर, जुनैद ने उसकी बात सुनने के बाद बड़ी संजीदगी से कहा। वो भी इख्तियार मुस्कुराई। आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं। मैं हमेशा अच्छे मूड में होता हूँ, जुनैद ने बर्जिस्गी से कहा, लेकिन आज कुछ गैर मामूली तौर पर अच्छे मूड में हैं। उसकी वाहिद वजह सुबह सुबह आपसे गुफ्तगू भी तो हो सकती है। फौरी तौर पर अलीज़ा की समझ में नहीं आया वो क्या जवाब दे। वो मुस्कुराते हुए खामोश रही। बहरहाल, इतना वक्त देने के लिए शुक्रिया, मैं कार्ड का इंतज़ार करूँगा, जुनैद ने खुदाफिज कहते हुए कहा। अलीज़ा ने फ़ोन रख दिया। नानो, प्लीज़ नाश्ता जल्दी लगवा दें, मुझे देर हो रही है, अलीज़ा ने रिसीवर रखते ही बुलंद आवाज़ में नानो से कहा, जो इस वक्त किचन में जा चुकी थी। वो अलीज़ा की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर निकल आई। मुरीद नाश्ता तैयार कर चुका है, बस चंद मिनटों में टेबल पर लगा देगा। तुम आज वापस कब आओगी? आप क्यों पूछ रही हैं? अलीज़ा को हैरत हुई।
वो आम तौर पर ये सवाल नहीं करती थीं। मिसेस रहमानी ने आज डिनर दिया है। पहली दफ़ा मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा सकी और वो बहुत नाराज़ हुईं और इस बार तो उन्होंने ख़ास तौर पर ताकीद की है। नानू ने अपनी क्लब की एक साथी का नाम लेते हुए कहा, नानू, मैं तो आज भी खासी देर से आऊँगी। मुझे आज एक दो फंक्शंस को कवर करने के लिए जाना है। आप प्लीज़ अकेली चली जाना। अलीज़ा ने फ़ौरन माज़रत करते हुए कहा, मिसेस रहमानी ने सिर्फ मुझे इनवाइट नहीं किया, तुम्हें भी किया है। नानू ने उसे जताया। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आपको पता है मैं आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ, अलीज़ा ने वजाहत की। ये सारी मसरूफियत तुमने खुद पाली है। किसने कहा था दोबारा अखबार ज्वाइन करने को? बेहतर नहीं था घर में रहती, क्लब में आती जाती, नानू ने उसे डांटते हुए कहा। अलीज़ा खानसामा को टेबल पर नाश्ता लगाते देख चुकी थी। वो सोफे से उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। ऑफिस हमेशा की तरह था। वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। उसकी मेज़ पर छोटे मोटे बहुत से नोट्स रखे हुए थे। अपना बैग एक तरफ रखकर वो बर्क रफ्तारी से इन नोट्स को देखने लगी। चंद सर्कल्स थे स्टाफ के लिए, कुछ आज के दिन के हवाले से हदायत और कुछ दूसरे न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स की कटिंग जो उसको भेजे गए थे। तुमने बहुत देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सालेह उसके कैबिन में दाखिल हुई। 3 दफ़ा आई हूँ तुम्हारी तलाश में, सालेह ने कहा। हाँ, आज मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा देर हो गई, अलीज़ा ने माज़रत ख़्वाहाना मुस्कुराहट के साथ कहा। कितने बजे निकलना है यहाँ से? वो सालेह के साथ ही इस सोशल एक्टिविटीज़ की कवरेज के लिए निकला करती थी। वो तो 12 बजे ही निकलेंगे। मैं तुम्हें ये आर्टिकल दिखाना चाह रही थी। सालेह ने चंद पेपर्स उसकी तरफ टेबल पर रख दिए। इस वक्त ज़रूरी है? मैं दरअसल ये सारे पेपर्स देखना चाह रही हूँ। क्या ये कल की न्यूज़पेपर के लिए जा रहा है? अलीज़ा ने उसके आर्टिकल पर नज़र डालते हुए कहा। नहीं, कल की न्यूज़पेपर के लिए तो नहीं जा रहा, मगर शायद परसों चला जाए। मैं चाहती थी तुम इसको देख लो। सायरा ने तो इसको कुछ मुख्तसर करने के लिए कहा है। मैंने कोशिश की है, मगर ज़्यादा एडिटिंग करने से उसका ओवरऑल तासुर ख़त्म हो जाएगा, उसने एडिटर का नाम लेते हुए कहा। फिर तो मैं उसे घर भी ले जा सकती हूँ, कल तुम्हें दे दूँगी। आज मुझे ज़रा ये काम निपटाने दो, अलीज़ा ने कहा। ठीक है, कल दे देना, मगर रात को रिंग करके मुझे बता ज़रूर देना कि तुमने उसे पढ़ लिया है, सालिया ने उसके कैबिन से निकलते हुए कहा। अलीज़ा ने उसके आर्टिकल को अपने फोल्डर में रख लिया और दोबारा अपनी मेज़ पर पड़े हुए कागजात देखने लगी। 11 बजे तक वो उसी तरह काम करती रही। चंद बार वो ऑफिस के दूसरे हिस्सों और एडिटर के पास भी गई। 12 बजे वो और सालिया ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रही थी जब उसके मोबाइल पर मैसेज आने लगा, स्टिल वेटिंग फॉर द कार्ड। वो मैसेज पढ़कर बेइख्तियार मुस्कुराई। उसके जहन से जुनैद के साथ सुबह होने वाली गुफ्तगू और कार्ड गायब हो चुका था। जुनैद का मैसेज? सालिया ने उसे मोबाइल का पैगाम पढ़कर मुस्कुराते देखकर पूछा। हाँ, अलीज़ा ने सर हिलाया। सालिया ने उसके साथ चलते हुए गर्दन आगे बढ़ाकर उसके मोबाइल पर नज़र डाली। ये कौन से कार्ड का इंतज़ार कर रहा है? सालिया ने मुस्कुराते हुए कुछ तजस्सुस आमेज़ अंदाज में कहा। उसकी बर्थडे है? नहीं, बर्थडे नहीं है, अलीज़ा ने मोबाइल बैग में रखते हुए कहा। वो शम्मा ने जो वेलफेयर होम शुरू किया है, उसका नक्शा मैंने जुनैद से बनवाया था। उसने कुछ चार्ज किए बगैर ही काम कर दिया, जबकि शम्मा सिर्फ ये चाहती थी कि वो निस्बतन कम चार्ज करे, अलीज़ा ने अपनी एक कोलीग का नाम लेते हुए कहा। सुबह उससे इसी के बारे में बात हो रही थी। मैंने शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा, बेहतर है मैं कार्ड भेज दूँ। मैंने कहा ठीक है, भिजवा दूँगी। अब यहाँ आकर मैं इतनी मसरूफ़ हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा और शायद अभी कार्ड जा रहा हो वो। तो तुम बाहर तो जा रही हो, हम रास्ते से कार्ड लेकर उसे कोरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा देते हैं, ऑफिस के बैरूनी दरवाजे से निकलते हुए सालिया ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि रास्ते से कार्ड लेकर पोस्ट कर दूँ, अलीज़ा ने सर हिलाते हुए कहा। एक कार्ड सेंटर से कार्ड लेकर उसने कुरियर सर्विस के ज़रिए जुनैद के ऑफिस भिजवा दिया और ख़ुद वो सालिया के साथ फंक्शंस में चली गई जो उन्हें कवर करना था। फंक्शंस और एक नुमाइश को कवर करने के बाद वो सालिया को उसके घर ड्रॉप करके जिस वक्त घर आई उस वक्त 8 बज रहे थे। नानो घर में मौजूद नहीं थी। अलीज़ा उन्हें घर पर ना पाकर मुतमईन होगी। उनकी अदम मौजूदगी का मतलब यही था कि वो उसका इंतज़ार किए बगैर मिसेस रहमानी के डिनर में चली गई थी। मैं खाना लगा दूँ? मुरीद बाबा ने उसे अपने बेडरूम की तरफ जाते देखकर कहा। नहीं, मैं खाना बाहर से खाकर आई हूँ, लीज़ा ने इनकार कर दिया।
बेगम साहिबा ताकीद कर कर गई हैं कि आप खाना ज़रूर खाएं। खानसामा ने कहा, मैं जानती हूँ मुरीद बाबा, लेकिन मैं खाना खा कर आई हूँ, अब दोबारा तो नहीं खा सकती। आप नानू को कह दीजिएगा कि मैंने खाना खा लिया, उसने खुशगवार अंदाज में कहा। जुनैद साहब ने फूल भिजवाए थे आपके लिए, मैंने आपके कमरे में रख दिए हैं। वो मुरीद बाबा की इतला पर खुशगवार हैरत का शिकार हुई। मैं देख लेती हूँ, वो खानसामा से कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई। बेडरूम की लाइट ऑन करते ही ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए सुर्ख गुलाबों के एक बुके ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर दी। वो बैग और फोल्डर बेड पर उछालते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली आई। ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पर बैठते हुए उसने फूलों को उठा लिया। उसकी तरफ से भेजा जाने वाला ये पहला बुके नहीं था। वो अक्सर उसे इसी तरह हैरान किया करता था। उसने मुस्कुराते हुए बुके पर लगा हुआ छोटा सा कार्ड खोल लिया। ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, जुनैद इब्राहिम। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे पर नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए उसने फूल बुके से निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए क्रिस्टल के गुलदान में लगा दिए। एक लंबी टहनी वाले गुलाब को छोड़कर उसने सारे गुलाब गुलदान में सजा दिए। फिर उस वाहिद गुलाब को लेकर अपने बेड पर आ गई और उसे बेड साइड टेबल पर रखे हुए गिलास में रख दिया। जग से कुछ पानी उसने इस गिलास में डाला और फिर उसे देखने लगी। उसने एक बार फिर हाथ में पकड़े हुए इस छोटे से कार्ड को खोल कर देखा, जिसे उसने फूलों से अलग कर लिया था। उमर के साथ उस रात होने वाली तंदुर तेज गुफ्तगू के बाद अगले दिन वो बुरी तरह जहनी इंतशार का शिकार हो रही थी। उस रात सोने के लिए नींद की गोलियां लेने के बाद वो अगला सारा दिन सोती रही थी और दोपहर के करीब जब इस वक्त वो बेदार हुई, इस वक्त घर में शहला, उसकी मम्मी और नानू के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। हद कर दी अलीज़ा, तुम तो सारे गधे घोड़े बेचकर सो गई, उसके बेदार होते ही शैला ने कहा। वो इसी वक्त कमरे में दाखिल हुई थी और उसने अलीज़ा को बेड पर आंखें खोले देख लिया था। अलीज़ा उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय उठकर बैठ गई। तुम्हें अंदाज़ा है क्या वक्त हो रहा है? शैला ने उसको खामोश देखकर उसकी तवज्जो क्लॉक की तरफ मबजूल करवाते हुए कहा। अलीज़ा ने बेतासुर चेहरे के साथ दीवार पर लगी हुई घड़ी पर नज़र दौड़ाई। वहाँ 5 बज रहे थे। उसे हैरत नहीं हुई, वो पहले ही अंदाज़ा कर चुकी थी कि वो बहुत देर से सो रही थी। तुम मुझे उठा देती, उसने अपने खुले हुए बालों में क्लिप लगाते हुए कहा। मैंने एक बार कोशिश की थी, मगर तुम इतनी गहरी नींद में थी कि मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा, शैला ने खिड़की के पर्दे खींचते हुए कहा। सब लोग तुमसे मिले बगैर ही चले गए। मैं खुद भी सिर्फ इसलिए रुकी हुई हूँ कि तुम उठ जाओ फिर जाऊँ। और तुम ज़रा अपनी शक्ल देखो, क्या हुलिया बनाया हुआ है। आंखें देखो कितनी बुरी तरह सूजी हुई हैं और सुर्ख भी हैं। तुम रोती रही हो। शैला को बात करते करते अचानक ख्याल आया, मैं किस लिए रोऊंगी? वो बेड से उठते हुए सर्द आवाज़ में बोली। तो फिर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? शायद ज़्यादा देर तक सोने की वजह से ऐसा हुआ है। शैला ने कहते कहते अचानक बात बदल दी। जुनैद ने दोबारा रिंग किया है। वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते हुए रुक गई। क्यों? क्यों क्या मतलब? जाहिर है तुमसे बात करने के लिए फ़ोन किया था, शैला ने कहा। मैंने उसे बता दिया कि तुम अभी सो रही हो, वो बाद में फ़ोन कर ले। मैं बाद में भी उससे बात नहीं करूँगी। शैला ने हैरानी से उसे देखा। उसके लहजे में कोई गैर मामूली चीज़ थी। क्या मतलब? अलीज़ा उसके सवाल का जवाब दिए बगैर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गई। शैला उसके पीछे आई और वार्डरोब खोले बगैर अपने कपड़े निकाल रही थी। मुझे लगता है तुम अभी भी नींद में हो, शैला ने कहा। तुम्हें ठीक लगता है, मैं वाकई नींद में हूँ, शायद कोमा में, वो कपड़े निकालते हुए बड़बड़ाई। तुम जुनैद से बात करना नहीं चाहती? शैला ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। नहीं, किसी तवक्कुफ के बगैर जवाब आया। क्यों? फिलहाल तो मैं इस क्यों का जवाब नहीं जानती, जब जान जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी, अलीज़ा ने वार्डरोब बंद करते हुए कहा। जुनैद का अब फ़ोन आए तो क्या कहूँ? वही जो मैंने कहा है, बता देना कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती, वो मुझे फ़ोन ना करे। वो अब अपने कपड़े हैंगर से निकाल रही थी। उसकी अम्मी ने भी फ़ोन किया था, वो भी तुमसे बात करना चाहती थी, शैला ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। मैं उसकी अम्मी से भी बात नहीं करना चाहती, तुम उन्हें भी बता दो। उसके लहजे में भी अभी वही पहले वाली शर्ट पहनी थी। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक हूँ। रात को तो तुमने जुनैद से बात की थी, उस वक्त तुमने एतराज़ नहीं किया। गलती की थी, अब नहीं करूँगी। तुम जाकर नहाओ, फिर तुमसे बात करूँगी। इस वक्त तुम अकल से पैदल हो, शैला ने ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए कहा। वो आध घंटे के बाद बेडरूम में आई थी।
तुम्हारा मूड ख़राब क्यों है? वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बाल को ब्रश करने लगी तो शैला ने उससे कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मेरा मूड ख़राब नहीं है। अलीज़ा ने बालों में ब्रश करते हुए पुरसकून अंदाज में कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। शैला ने कदरे खफगी से कहा, मेरे अलावा और कोई बेवकूफ़ हो भी कैसे सकता है? अलीज़ा उसकी बात के जवाब में बड़बड़ाई, जुनैद इतना अच्छा बंदा है, मैं उससे बहुत मुतासिर हुई हूँ। शैला ने उसकी बात पर कोई रद्द अमल जाहिर किए बगैर कहा, सबको ही बहुत अच्छा लगा है, सब तारीफ़ कर रहे थे। मुझे उसकी खूबियों और अच्छाइयों में कोई शुबा नहीं है, यकीनन इतना ही अच्छा है वो जितना तुम कह रही हो। अलीज़ा ने आईने में देखते हुए उससे कहा, तो फिर इससे खफगी की वजह क्या है? मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, फिर तुम उससे बात करने से इनकार क्यों कर रही हो? ये मैं नहीं जानती। ये क्या बात हुई? शहला ने कुछ बुरा मानते हुए कहा, बस मैं उससे बात करना नहीं चाहती, यही तो पूछ रही हूँ। क्यों? ये ज़रूरी नहीं है हर शख्स के पास हर सवाल का जवाब हो। ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है जिसके जवाब में तुम्हें वक्त पेश आए। शहला बहस करने के मूड में थी। मैं उससे क्या बात करूं? अलीज़ा ने अचानक हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए शैला की तरफ मुड़कर कहा, क्या डिस्कस करूं उससे? शैला हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए इससे बात करो या फिर इजहार मोहब्बत करने के लिए कि मुझे मंगनी होते ही आपसे मोहब्बत हो गई है और आप जैसा आदमी मैंने पहले ज़िंदगी में नहीं देखा, ना ही आपसे पहले मैंने किसी से। वो बात करते करते अचानक रुक गई, उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। शैला ने उसे मुड़कर एक बार फिर हेयर ब्रश उठाते हुए देखा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें जुनैद किसी तौर पर भी कसूरवार नहीं है। अलीज़ा ने उसकी बात काट दी, मैंने उसे कसूरवार नहीं ठहराया, तुम्हारे रवैये से तो ये साबित होता है। शहला, मैं जुनैद को कोई सज़ा दे रही हूँ, ना ही मैं उसे कसूरवार समझ रही हूँ। मैं बस उससे बात नहीं करना चाहती, कुछ अरसे के लिए, तब तक जब तक मैं ज़हनी तौर पर उसके और अपने ताल्लुक़ को तस्लीम नहीं कर लेती। मुझे कुछ वक्त चाहिए किसी की यादों से निकलने के लिए, सिर्फ इस पछतावे से निकलने के लिए जिसका मैं शिकार हूँ। वो बात करते करते थके हुए अंदाज में ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पर बैठ गई। कोई शख्स पछतावे और एहसास जुर्म की इस अज़ियत का अंदाज़ा नहीं कर सकता जिसका मैं शिकार हूँ। उससे बात करने के लिए जिस इखलाकी जुर्रत की ज़रूरत है वो मेरे पास नहीं है। किस मुँह से फ़ोन पर उससे बात करूँ? मुझे कितनी शर्मिंदगी है ये मैं नहीं बता सकती, और तुम्हारा इसरार है मैं उससे बात करूँ। मैं कुछ अरसे उससे क्या किसी से भी बात नहीं करना चाहती। नानू का इसरार था मंगनी कर लो, वो मैंने कर ली, अब मुझे आज़ाद छोड़ दिया जाना चाहिए। शैला कुछ कहने की बजाय सिर्फ उसका चेहरा देखती रही। जुनैद से बात न करने या उसे नज़रअंदाज करने का फैसला ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहा। मंगनी के तीसरे दिन उसे कोयटा जाना था और वो वहाँ जाने से पहले अपने घर वालों के साथ उनके यहाँ आया। उसके रवैये से किसी तरह भी इस बात का इजहार नहीं हुआ कि वो अलीज़ा के उसका फ़ोन रिसीव न करने पर नाराज़ है। उसने इस सिलसिले में सिरे से अलीज़ा से कोई बात ही नहीं की। मामूल के खुशगवार अंदाज में वो उसके साथ गुफ्तगू करता रहा। सिर्फ वापस जाने से पहले उसने लाउंज से बाहर निकलते हुए अलीज़ा से कहा, मेरे पेरेंट्स खासे लंबे अरसे से मेरी शादी के बारे में सोच रहे थे, ख़ास तौर पर मेरी बड़ी बहन की शादी के बाद। मेरी फैमिली रवायती किस्म की फैमिली है। जिस तरह बड़े बेटे से बहुत सारी तवक्कुआत लगाई जाती हैं, उसी तरह उसकी बीवी से भी खासी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जाती हैं, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर। वो चंद लम्हों के लिए रुका, बाकी लोग लाउंज से निकल चुके थे, सिर्फ वही दोनों अभी अंदर थे। अलीज़ा दम सदे उसकी बात सुनती रही। मेरी ख्वाहिश है आप इन तवक्कुआत पर पूरा उतरें, क्योंकि तवक्को उससे वाबस्ता की जाती है जिससे मोहब्बत होती है या जिसे हम अपने बहुत करीब पाते हैं, और आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुकी हैं। वो संजीदगी से कहता गया, मुझसे बात करना ना करना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप मेरी फैमिली के साथ राब्ते में रहें। कोई बुराई नहीं है अगर आप उनके फ़ोन रिसीव कर लें या उनसे थोड़ी बहुत गपशप कर लें या उनकी दावत पर हमारे घर आ जाएं। उससे खुशी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरी दरख्वास्त मान लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वो अपनी बात के इख्तिताम पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया। अलीज़ा कदम नहीं हिला सकी। बहुत गैर महसूस अंदाज में उसने जुनैद के घर आना जाना शुरू कर दिया, और इस मेल जोल ने आहिस्ता आहिस्ता उनके इस डिप्रेशन और एहसास जुर्म को कम करना शुरू कर दिया जिसका वो शिकार
मंगनी की रात उमर से होने वाली गुफ्तगू के बाद हुई थी। उसका एहसास ज़्यादा देर नहीं रहा। वो मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ था, मगर उसकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई थी और उसमें बड़ा हाथ उस अहमियत का था जो उसे जुनैद के घर में मिलती थी। जुनैद की अम्मी तकरीबन रोज़ ही उसे फ़ोन पर बात करती थीं और जिस दिन उनसे गुफ्तगू न होती, उस दिन जुनैद की छोटी बहन से गुफ्तगू होती। फरी के साथ उसकी खासी दोस्ती हो गई थी। उसकी वजह शायद ये भी थी कि जुनैद की फरी के साथ खासी बेतकल्फ़ी थी। वो जुनैद से 2 साल छोटी थी और 1 साल पहले उसका निकाह हुआ था। शुरू में जुनैद के घर जाकर वो बिल्कुल खामोश बैठी रहा करती थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो वहाँ किसके साथ क्या गुफ्तगू करे। वो हर बात का बहुत मुख्तसर जवाब देती और ज़्यादातर यही कोशिश करती रहती कि किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू में हिस्सा लेने से गुरेज करे। वो किसी बात पर भी अपनी राय नहीं दिया करती थी और अगर कभी उसे मजबूर किया जाता तो वो उसे हाँ और नहीं तक ही महदूद रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे अंदाज़ा होने लगा कि उसकी ये कमगोई ख़त्म होती जा रही थी। लाशऊरी तौर पर वो जुनैद के घर और वहाँ के अफराद में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी। लाशऊरी तौर पर वो उस घर में जाकर खुद को बहुत पुरसकून और खुश पाने लगी थी। लाशऊरी तौर पर उसे जुनैद और उसके घर वालों की तरफ से की जाने वाली कॉल्स का इंतज़ार रहने लगा। लाशऊरी तौर पर वो अपने घर में भी जुनैद और उसके घर वालों के बारे में सोचने लगी थी। न सिर्फ ये बल्कि नानों, शहला और दूसरे लोगों के साथ गुफ्तगू में अक्सर जुनैद और उसके घर वालों के हवाले भी आने लगे थे और लाशऊरी तौर पर उमर उसके जहन से गायब होना शुरू हो गया था। मंगनी की रात होने वाली मुलाकात के बाद अगले कई माह तक उमर के साथ उसकी कोई मुलाकात या गुफ्तगू नहीं हुई। वो लाहौर नहीं आया। अगर आया भी तो उसने नानों से मिलने की कोशिश नहीं की। वो अलीज़ा को फ़ोन करना पहले ही बंद कर चुका था और नानों के साथ फ़ोन पर बात करते हुए भी उसने कभी अलीज़ा के साथ बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की और अगर वो करता भी तो अलीज़ा उससे बात ना करती। उसके अंदाज़ से लगता था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अब दोबारा उससे गुफ्तगू कर सके।